हम कक्षा 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। तो इससे पहले वाले पार्ट में अपनों ने 1 से लेकर 9 क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 10 से आगे बढ़ेंगे ना। ठीक है, तो ऐसी सीरीज आती रही है और आगे भी आती रहेगी है ना। उनमें अपन कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूरे देखने हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और यदि आप पहले एक बार पढ़ के गए तो आपका क्या होगा वहाँ पे, अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे आप वहाँ पे। ठीक है, अब देखो अपन इनको सॉल्यूशन करते हैं तो पूरा वीडियो आपको देखना है, अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती है। ठीक है, अपन को एक वृत्त दिया हुआ है, उसके व्यास के सिरों पर अपन को स्पर्श रेखाएं खींचनी है और उसको बताना है कि क्या होती है। लंब होती है, परस्पर जो स्पर्श रेखाएं होती है वो लंब होती है क्या, या समांतर होती है, प्रतिच्छेदी होती है, या छेदक होती है, कौन सी होती है ना। अब देखो जैसा बोला गया है ना वैसा करते हैं ना। तो इसका आंसर करते हैं अपन। तो देखो किसी वृत्त, तो देखो सबसे पहले एक वृत्त बना लिया मैंने, ये वृत्त। किसी वृत्त के व्यास, अब देखो यहाँ पे बीच में केंद्र होता है। अब देखो केंद्र से लेके ये परिधि तक की दूरी को अपन त्रिज्या बोलते हैं और इधर भी केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को त्रिज्या। ठीक है, अब एक ऐसी रेखा जो कि केंद्र से गुजरती है और वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है उसको व्यास बोलते हैं ना। अब देखो ये व्यास है, इसको नाम दे दो ये ओ है, ये इसको नाम दे दो ए और इसको नाम दे दो बी। अब इसने बोला है व्यास के सिरों पर, तो व्यास का सिरा ये रहा एक तो, और एक ये रहा। तो इस व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा है। तो देखो व्यास के सिरों पर ये सिरों इस पे स्पर्शरेखा खींच दी, इधर भी मैंने एक स्पर्शरेखा खींच दी। ठीक है, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं आपस में होती है। तो मुझे बताओ ये और ये दोनों जो स्पर्शरेखाएं हैं ये आपस में क्या है। तो ये दोनों देखो ये और ये आपस में क्या है, ये समांतर है। जब दो स्पर्शरेखाएं ऐसे हो ना जिनके बीच की दूरी एकदम समान हो, ठीक है, तो ये क्या होती है, आपस में समांतर होती है। तो ये वाली रेखा और ये वाली स्पर्शरेखा दोनों क्या है, समांतर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर अपन 11 पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, देखो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपना, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर है ना, एक 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घनाकार ब्लॉक दिया है। घन घन घनाकार का मतलब होता है घन के आकार का एक ब्लॉक दिया हुआ है अपनों को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक घनाकार ब्लॉक बना देते हैं। तो मैंने एक घन, ठीक है, ये मैंने घनाकार ब्लॉक बना दिया है ना घन के आकार का। तो थोड़ा सा इसको और ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, 3D शेप का होता है ना, ये घन बन गया ना। अब देखो ये इसकी ऊपरी परत है ना, तो इसके ऊपर एक, देखो भुजा 7 सेंटीमीटर, ये जो सेंटीमीटर ये कितनी लंबाई है 7 सेंटीमीटर, ये 7 है ना। घन में जो भुजा होती है सारी सेम होती है, सारी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ सेम होती है घन में ना। अब देखो भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला, अब देखो यहाँ पे जो है ना एक अर्धगोला रखा गया है ना, यहाँ ध्यान रखना एक अर्धगोला रखा गया है। कितना, अर्धगोला। तो जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे ये है एक अपना घन है ना, घन वैसे ऐसा दिखता है ना। अब इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है ऐसे, ठीक है, ये अर्धगोला रखा गया। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये घन की एक भुजा है, इसकी लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है। तो देखो इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, इस भुजा के बराबर ही तो हो सकता है। ये गोला है, देखो ये गोला है, अर्धगोला है, तो ये इसका व्यास होगा। ठीक है, ये लंबाई व्यास होगी और ये क्या है, अपनी भुजा है। तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, इस भुजा के बराबर। भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है पर आपने समझने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा ना। तो मैंने सिंपल सा है, देखो ये भुजा 7 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर अपन घन रखेंगे तो उसकी जो व्यास होगा वो भी 7 सेंटीमीटर का। अधिकतम कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, इतना ही हो सकता है। ठीक है, तो ये भुजा 7 सेंटीमीटर की है, तो ये व्यास भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर का, क्योंकि इसके ऊपर रखा हुआ है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं अपन। अब देखो
क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होता है। ठीक है, एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होता है। अब देखो, एक वृत्त बनाया मैंने, ठीक है। अब देखो इसमें चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब इसको 4 बराबर भागों में बांट लिया। तो देखो ये वाली जो लाइन होती है, ये इसको बोलते हैं वाई एक्स, है ना, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष होता है अपना, ठीक है। और ये जो ऊपर सीधी एक रेखा होती है इसको वाई एक्स बोलते हैं अपन, है ना, ठीक है। अब देखो ये पूछ रहा है कि एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश बना दिए 4 डिग्री, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, है ना, और ये फोर्थ, इसको ऐसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखो एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होता है। अब ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण है, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ये कितने डिग्री होंगे, ये सभी है ना 90-90 डिग्री के। तो ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है। तो प्रत्येक कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री है ना, ध्यान रखना। तो प्रत्येक चतुर्थांश का मान कितना होता है, 90 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ये जो आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, ये 1-1 नंबर में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, अब एक पासा है अपने पास, उसको उछालना है और 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, ये बताना अपने को। अब देखो इसका आंसर करते हैं अपन। एक पासे में ध्यान रखना 6 संख्याएं होती है। पासे के अंदर कितनी संख्याएं होती है, 6। एक तो एक होती है, एक 2 होती है, एक 3 होती है, 4, 5 और 6, ये संख्याएं लिखी होती है। जो पासे की जो हर एक फलक होती है, पासे कितनी फलक होती है, 6 फलक होती है। घन के आकार का होता है पासा, और हर एक फलक के ऊपर 1, 2, 3 ऐसे लिखा होता है। जैसे 6 फलक होती है तो कोई सी भी एक फलक पे 1 लिखा होगा, दूसरी फलक पे 2, है ना, ऐसे तीसरी पे 3, ऐसे हर एक फलक पे अलग अलग संख्याएं लिखी होती है। अब ठीक है, तो एक पासे में टोटल कितनी संख्या होती है, 6 संख्या होती है ना। अब देखो एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब देखो एक पासे में 6 से बड़ा अंक तो होते ही नहीं है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। क्योंकि 6 से बड़ा अंक होते ही नहीं है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो ध्यान रखना एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होती है, 0, क्योंकि 6 से बड़ा अंक होता नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं अपन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, समांतर श्रेणी -3, -1/2, -2 डॉट 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 का 11वां पद है। ठीक है, अपने को बताना है कि इसका 11वां पद क्या होगा। ठीक है, अब देखो 11वां पद मतलब A11 निकालना है आप लोगों को, A11। ठीक है, 11वां पद ये निकालना है आप लोगों को। अब देखो nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। अब देखो यहाँ n की जगह कितना दे रखा हम लोग को, 11वां पद निकालना है, तो A11, तो यहाँ आ जाएगा A11 बराबर a प्लस n की जगह कितना आ जाएगा, 11, n का मान 11 है ना, -1 इंटू डी। ठीक है, तो A11 बराबर a प्लस 10, 11 में से 1 घटाए तो 10, और डी से गुणा कर देंगे तो 10 डी। अब देखो सुनो, अब लोग को ए का मान मिल जाए और डी का मान मिल जाए और यहाँ रख दें तो 11 का मान पता चल जाएगा। अब देखो ए का मान होता है प्रथम पद, तो ए बराबर तो है यहाँ पे -3। ठीक है, तो ए का मान तो मिल गया। जो पहला पद होता है प्रथम पद, वो है अपना -3। ठीक है, पहला पद -3 है तो यहाँ -3 रख देंगे। अब डी का मान कैसे निकालते हैं, A2 - A1, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। अब दूसरा पद क्या है, -1/2, तो देखो दूसरा पद लिख रहा हूँ मैं ना, ये पहला पद है, ये दूसरा है, तो -1/2। अब ये तो सूत्र का माइनस है, तो ये माइनस A1 का मान कितना है, -3। तो यहाँ देखो, यहाँ अच्छे समझना, ये -3 पूरा लिख रहा हूँ मैं, ये सूत्र का माइनस है ना। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन, तो ये -1/2 तो ऐसा कैसे, -1/2, माइनस का चिन्ह है ना। अब देखो ये माइनस, ये वाला माइनस और ये माइनस दोनों गुणा होंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 3, और 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1। ठीक है, अब इसको समझो, ये 2 है नीचे, ये यहाँ 1 है, तो 1 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 2। ठीक है,
एक को इस एक से गुणा कर देंगे, इस एक को इस एक से गुणा कर दो तो आ जाएगा, एक को एक से किया तो एक, ठीक है, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब इस दो को इस तीन से गुणा कर दो तो दो को तीन से गुणा करेंगे 6, और ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब ये 6 में से एक घटा दो तो 6 में से एक घटाए तो कितना बचा 5, तो ये 5 और प्लस के बचेंगे ना, प्लस की संख्या बड़ी है बटे 2, तो डी का मान कितना आ गया अपना, डी बराबर आ गया अपना 5/2। ए का मान -3 और डी का मान 5/2, तो रख दो बस। तो देखो 11 बराबर ए का मान आ गया -3, तो ये -3 प्लस 10 और डी का मान आ गया गुणा 5/2, तो ये 5/2। अब देखो 2 से काट दो इसको, ये 2 है यहाँ ध्यान रखना 2, अब 2 एकम 2, 2 5 10, 5 बार कट गया, 2 एकम 2, 2 5 10, तो देखो यहाँ क्या बचा वो समझ लो इधर, 11 बराबर -3 प्लस का चिन्ह, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, ठीक है। देखो ये 5, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 5 को 5 से किया तो 25, 11 बराबर 25 में से 3 घटा लो तो कोई 25 प्लस का है और ये 3 माइनस का है, तो एक माइनस का चिन्ह और एक प्लस का चिन्ह आएगा, तो अपन क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाएंगे 25 में से 3 तो बचेंगे 22, कितना बचेंगे 22, ठीक है। अब ये 3 और ये 25, बड़ा कौन सा है 25, 25 क्या आएगी इसका चिन्ह प्लस का, तो यहाँ प्लस का जाएगा, तो 11 का मान आ गया अपना, ठीक है। 11 पद क्या आ गया अपना 22, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें देखो सारवंतर घटाने में आप गलती कर सकते हो, यदि आपने सारवंतर अच्छे से नहीं निकाला तो ये सवाल गलत हो जाएगा, तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है सारवंतर निकालना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते अपन। क्वेश्चन नंबर 15 है अपना, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है, ठीक है। अब देखो अपने को बताना है कि निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। अब देखो यहाँ दे रखा है कोण कोण कोण, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एंगल ए ए ए, एंगल 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 है ना, कोण को क्या बोलते हैं एंगल एंगल एंगल, ठीक है। इधर दे रखा है भुजा कोण भुजा, मतलब साइड एंगल साइड, ठीक है, और इधर दे रखा है भुजा भुजा भुजा, मतलब साइड साइड साइड, ठीक है। तो ये तीनों तो होती है, कोण कोण, देखो कोण 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 एंगल एंगल एंगल, ये भी समरूपता की कसौटी होती है, ठीक है। भुजा कोण भुजा ये भी होती है, और भुजा 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 ये भी होती है, ठीक है। जैसे इसको समझो, जैसे मैं इसको समझाता हूँ आपको, जैसे ये कोई त्रिभुज है मेरे पास, ठीक है, ठीक है ना, ये कोई त्रिभुज है मेरे पास, और जैसे ये ABC त्रिभुज है, ठीक है, और एक और त्रिभुज है मेरे पास DEF, तो जैसे इसका ये कोण 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, ठीक है, ठीक है ना, ये कोण ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, ठीक है, तीनों कोण ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, तो ये इसके सारे कोण इसके सारे कोण के बराबर है, तो ये दोनों में आपस में क्या होंगे समरूप होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे समरूप, समरूप होंगे एक जैसे होंगे, मतलब इनका रूप क्या होगा एक जैसा, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। जैसे देखो ये अपना ABC A B और C है ना, ये DEF, ठीक है, F है ना, ये कौन हम मान लो कि 60 डिग्री का है, ये भी 60 का है, ठीक है, इसको ये 40 का है, ये 40 का है, तो ये भी 40 का है, ठीक है। अब देखो ये हो गई 100, तो ये बचा 80 का, तो ये भी किसका है 80 का, तो देखो ये वाला कौन और ये वाला कौन दोनों एक साइड ही है, तो ये वाला और ये वाला समान है, ये ऊपर वाला के समान है, ये वाला इस वाले के समान है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप हो जाएंगे, क्योंकि इनके एंगल 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 समान है, ठीक है। अब ऐसे भुजा 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 होगी तो वो भी समान हो जाएंगे, पर यहाँ पे देखो यहाँ दो भुजा दे रखी है और एक कोण दे रखा है, दो भुजा और एक कोण दे रखी है, ठीक है, तो ये समरूपता की कसौटी नहीं होगी, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर डी, ये समरूपता की कसौटी नहीं होगी। अब इसको समझते कि ये क्यों नहीं होगी, तो देखो समझो, जैसे दो त्रिभुज बनाए अपनों ने, ये दो त्रिभुज बना दिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि
कोण भुजा भुजा, ठीक है। तो मान लो ये कोण है अपना 60 का और ये वाला कोण भी 60 का है, ठीक है। ठीक है, एक कोण तो बराबर होना, देखो एक कोण तो इसमें देखो कोण दिया हुआ है, तो एक कोण तो ये वाला कोण और ये वाला कोण तो अपनों ने बराबर कर दिया। अब देखो कोण के बाद ये कोण और ये कोण तो समान कर दिया अपनों ने ना। अब कोण के बाद ये भुजा, तो देखो इस कोण के बाद ये भुजा आएगी तो ये वाली भुजा, ठीक है, और इसकी भी ये वाली भुजा, दोनों बराबर है, ठीक है। ये वाली और ये वाली बराबर कर दी। अब देखो कोण, ये कोण हो गया, ये भुजा तो इसके सामने वाली ये मतलब इसके पास वाली ये भुजा और इसके पास वाली भुजा ये भुजा, और फिर उसके बाद ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ठीक है। और देखो कोण भुजा भुजा, तो ये कोण भुजा भुजा, कोण भुजा भुजा, ये वाली है ना। तो देखो अब देखो समझो, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक है। ये वाली भुजा इसके बराबर है दे रखी। अब इस वाली भुजा का तो पता ही नहीं अपनों को, इस वाली भुजा का पता नहीं है अपनों को। देखो ये वाली जो भुजा है ना अपनी, ये वाली, इसका और इसके बारे में पता नहीं है, तब ये वाली दोनों भुजाओं के बारे में पता ही नहीं होगा कि ये छोटी है बड़ी है। यदि इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है अपनों को, तो अपन बता नहीं सकते हैं कि ये समरूप होंगे कि नहीं होंगे। तो ये समरूपता की कसौटी नहीं होती। अब जैसे देखो इसमें तो कोण 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 तीनों ही कोण बराबर दे रखे हैं, ठीक है। जैसे ये समझ लो, इसका ये वाला कोण, इसका ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये तीनों ही दे रखे बराबर, ठीक है। या जैसे इसमें देख लो, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो हर एक के सामने के कोण बराबर दे रखे, ठीक है। तो कोण 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 में भी समरूपता की कसौटी होती है, क्योंकि सारी भुजा बराबर होगी। भुजा 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 में भी समरूपता की कसौटी होती है। और इसमें देखो ये क्यों होगी वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे समझो ये वाला ऑप्शन नंबर सी, देखो देखो सी वाला देखना, है ना। सी वाले में देखो ये त्रिभुज बनाया मैंने, ठीक है, और एक और ये त्रिभुज बनाया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रखा भुजा, तो सबसे पहले ये भुजा मान लो कि जैसे ये मान लो, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसने दे रखा है भुजा, ठीक है। तो भुजा भुजा, अब भुजा के बाद कोण, तो ये वाला कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। अब उसके बाद भुजा कोण भुजा ये वाली, ठीक है, ये वाली भुजा इसके बराबर है ना। ये दो डंडे खींच देता हूँ। अब देखो समझो यहाँ से समझना, देखो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक है, इसने दे रखा है भुजा, तो भुजा बराबर है। ये वाला कोण, भुजा के बाद देखो, भुजा के बाद क्या आ रहा है कोण, तो इस भुजा के बाद ये मान लिया कोण, तो ये वाला कोण ये वाला कोण के बराबर है। और ये वाली भुजा देखो, भुजा कोण भुजा, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक है। अब देखो ये वाली इसके बराबर होगी, सही है, ये वाली इसके बराबर होगी। अब देखो ये वाला और ये वाला कोण बराबर है, तो इनके सामने की भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। ये वाला कोण और ये वाला कोण अपनों के समान है, बराबर है, तो बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होगी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, इस कारण ये समरूप हो जाएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है मुश्किल आए, पर आसान है। जबकि इसमें ऐसा नहीं हो रहा था, इसमें देखो कोण भुजा भुजा, ये कोण भुजा भुजा, अब देखो इस वाली भुजा इसके बराबर है। अब ये कोण है तो इसके सामने की भुजा ये वैसे बराबर होगी इस कोण के सामने भुजा, पर इस वाली भुजा के बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है, इस वाली और इस वाली भुजा के बारे में। तो यदि इन दोनों भुजा के बारे में पता नहीं होगा तो अपन समरूप नहीं बता सकते उसमें। तो इस वजह से ये समरूपता की कसौटी नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, एपी दे रही। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, है ना। तो एपी 3,1,-1,-3 का प्रथम पद डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे बताना है प्रथम पद क्या होगा, एवं सारवंतर डॉट 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 क्या होगा ना। मतलब अपने को ये जो समांतर श्रेणी दे रही है इसका प्रथम पद भी बताना है और सारवंतर भी बताना है, ठीक है। अब देखो किसी भी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है ना वो पहला पद होता है। प्रथम मतलब पहला, तो इस समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है, 3, तो प्रथम पद तो हो गया इसका 3, प्रथम पद ये तो हो गया अपना 3, ठीक है। अब सारवंतर कैसे निकालते हैं, तो सारवंतर को डी से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, डी से। और डी को कैसे निकालते हैं, A2, मतलब दूसरे पद में से यदि अपन पहला पद घटा देंगे, जैसे दूसरा पद क्या है इसका 1 है, 1 में से यदि अपन प्रथम पद को घटा देते हैं, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं, तो क्या आएगा अपना सारवंतर आ जाएगा। तो देखो दूसरा पद क्या है 1, तो ये 1 माइनस का चिन्ह माइनस, दूसरा पद लिख दिया अपनों ने 1, फिर माइनस का चिन्ह लिख दिया A1, मतलब पहला पद क्या है 3, तो ये 3। अब देखो
एक के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का। अब एक में से अपन को -3 घटाने हैं, तो देखो ये एक है प्लस का, ये 3 है माइनस का, तो एक प्लस का चिन्ह और एक माइनस का चिन्ह तो हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। 3 में से एक घटा दो, कितने बचेंगे, 2। ठीक है, अब मुझे बताओ 1 और 3 में बड़ा कौन सा है, तो आप बताओगे 3, और बड़ा 3 है तो 3 क्या है, इसका चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो सार अंतर क्या आ गया इसका, सार अंतर आ गया इसका -2। तो देखो यहाँ प्रथम पद लिखना था, तो प्रथम पद कितना है, 3, तो ये 3 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, और सार अंतर कितना है, -2, तो यहाँ पे -2। बस इतना सा करना था, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का हल होगा, मान कितना होगा। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक वे जिससे अपन करते हैं, देखो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है, 1/2। ठीक है, अब इसका स्क्वायर है तो इसकी घात कर दो 2, प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2, और इसकी घात कर दो 2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, घात 2। अब देखो एक की घात, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 की घात 2, प्लस का चिन्ह। ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह, ये प्लस का। अब देखो यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 की घात 2/2 की घात 2। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा समझना। 1 की घात 2 का मान कितना होता है, 1 ही होता है। एक को एक देखो, 1 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 1 की घात 2 का मतलब होता है 1 गुणा 1, है ना। 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2, तो 2 को 2 से करेंगे तो 4, तो ये 1/4 आ गया, प्लस देखो घात 2 से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ बचेंगे 3/2 की घात 2 का मान कितना होता है, 4। ठीक है, अब देखो यहाँ समझो, ये लघुत्तम 3 और 4 नीचे, 4 नीचे तो 4 ही आ जाएगा, और 4 ही आ जाएगा, तो इन दोनों को ऊपर वाले को जोड़ दो, तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4। तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ कितना मान आएगा, 1। ठीक है, ये तो सिंपल तरीका है जो सभी करते हैं इसको, है ना, मान रख के कर लिया। अब देखो मैंने आपको एक बताया था, एक सर्वसमीका क्या होती है, त्रिकोणमिति में एक सर्वसमीका होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ थीटा की जगह क्या रख दिया, बस उसने 60 डिग्री रख दिया। ठीक है, तो यहाँ थीटा की जगह 60 डिग्री रखो, या फिर यहाँ 45 डिग्री रखो, या 30 डिग्री रखो, या 10 डिग्री रखो, कुछ भी रखो। यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए, तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ 45 है तो यहाँ 45 होना चाहिए, जैसे साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, इन दोनों का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देख लो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कोस स्क्वायर 30 डिग्री है ना, इन दोनों का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ थीटा की जगह कुछ भी रख दो, पर सेम होना चाहिए, इस थीटा और इस थीटा की जगह सेम मान होना चाहिए, तो उन दोनों का योग कितना होगा, 1। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप मैंने ये जो समझाया है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 18 है अपना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक शंकु की त्रिज्या अपन को 6 सेंटीमीटर दे रखी। ठीक है, त्रिज्या दे रखी 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी 8 सेंटीमीटर, और अपनों को पूछा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, देखो ये शंकु होता है। ठीक है, ये इस तरीके का वो शंकु होता है ना। ठीक है, अपना आइसक्रीम खाई हो तो ऐसी आइसक्रीम होती है। ठीक है, अब ये केंद्र होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको त्रिज्या बोलते हैं, आर, है ना। और ये जो सीधी जो दूरी होती है ऊंचाई, ये सीधी जो लंबाई होती है इसको अपन ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई है, और ये जो तिरछी जो लाइन होती है ना इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये क्या होती है अपनी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये तो है अपनी त्रिज्या, आर त्रिज्या है ना, और ये जो है अपनी ऊंचाई है, एकदम सीधी जो होती है ना वो ऊंचाई होती है, और ये जो थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो देखो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का त्रिज्या और ऊंचाई के साथ 90 डिग्री का ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार और ये लंब। तो इन तीनों में संबंध होता है, तिर्यक ऊंचाई को एल से दर्शाते हैं, और ये अपनी हाइट को एच से, ऊंचाई हाइट, और आर अपनी त्रिज्या। तो इन तीनों में संबंध होता है एल की घात 2 बराबर, मतलब तिर्यक ऊंचाई की घात 2 बराबर आर की घात 2 प्लस एच की घात 2, मतलब त्रिज्या की घात 2 प्लस ऊंचाई की घात 2। ये इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है, रिलेशन होता है ना। अब देखो अपनों को क्या याद करना है, तिर्यक ऊंचाई जिसको दर्शाते हैं अपन एल से, तिर्यक ऊंचाई की याद करनी है, तो एल की घात 2 बराबर
आर, आर का मान क्या है, त्रिज्या 6, तो 6 की घात 2 प्लस एच, एच क्या है 8, 8 की घात 2, ठीक है। अब देखो एल की घात 2 बराबर 6 की घात 2 का मतलब क्या होता है, देखो 6 की घात 2 का मतलब होता है 6 गुणा 6, और 8 की घात 2 का मतलब होता है 8 गुणा 8, ठीक है। 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, तो ये 36 प्लस का चिन्ह, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64, ठीक है। अब एल की घात 2 बराबर 36 को 64 को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। अब अपने को तो एल का मान चाहिए, एल की घात 2 का मान तो नहीं चाहिए, तो एक घात 2 है, इसको बराबर की तरह भेजूंगा तो किस में चल जाएगी, ये अंडर रूट में, तो एल बराबर आ जाएगा अपना अंडर रूट 100। और देखो अंडर रूट 100 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 10 गुणा 10, ठीक है। तो यहाँ से जब एक ही संख्या अंडर रूट में 2 बार आती है तो एक बाहर निकल जाती है, तो इसका मान आ जाएगा 10। तो एल का मान कितना किया अपना 10, तो तिर्यक ऊंचाई जो है उसका मान कितना है अपना 10, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई का मान आ गया अपना 10। तो ध्यान रखना एक शंकु के अंदर तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या के बीच में ये संबंध होता है कि तिर्यक ऊंचाई का जो स्क्वायर करेंगे वो ऊंचाई के स्क्वायर और त्रिज्या के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं अपन, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। देखो यहाँ क्या बोला गया है, माध्यक, ध्यान रखना अच्छे से देखना है आपको। तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है अपना माध्यक बराबर, देखो एल प्लस कोष्टक n/2 माइनस सी एफ अपॉन पूरे के अपॉन में एफ इंटू एच, ये माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, ध्यान रखना इसको। एल प्लस कोष्टक n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये कोष्टक बंद है ना, इस तरीके से लिखते हैं इसको। तो ये माध्य ज्ञात करने का सूत्र है, आपको ये याद करना है ना, इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अपन 20 पे चलते हैं। 20 है हमारा, उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, है ना, उस प्रेक्षण का मान बताना अपनों को जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, देखो, ठीक है। बारंबारता मतलब जैसे बार बार आना, जैसे एक एक एक, है ना, दो दो, तीन तीन, जीरो एक, दो तीन एक एक। अब देखो इसमें मुझे बताओ कौन सी संख्या सबसे बार बार आ रही है, ज़्यादा बार आ रही है, तो आप बोलो कोई एक, ठीक है, एक सबसे ज़्यादा बार आ रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना उस प्रेक्षण का मान क्या होगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार आती है ना, उसे क्या कहते हैं, पर क्या कहलाता है। तो ऐसा प्रेक्षण जो बार बार आता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, बहुलक, क्या बोलते हैं, बहुलक। तो वो प्रेक्षण क्या कहलाता है, बहुलक, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में से रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है ये। तो उस प्रेक्षण का मान बताइए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, तो उस प्रेक्षण को क्या कहलाता है, वो बहुलक कहलाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। अब क्वेश्चन नंबर 21 है अपना, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो ध्यान रखना असंभव, असंभव हो गया ये शब्द आ जाए या अनिश्चित आ जाए, ठीक है। देखो असंभव अ या अनिश्चित, इन दोनों घटनाओं की जो प्रायिकता होती है वो जीरो होती है। असंभव ऐसे पूछे तो मैं, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी तो जीरो, एक अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी तो जीरो। अब ध्यान रखना ऐसा पूछ सकता है संभव और एक निश्चित, ठीक है। तो आपको ऐसे पूछ सकता है एक संभव घटना की प्रायिकता, एक निश्चित घटना की प्रायिकता, तो इन दोनों की प्रायिकता होती है एक, है ना। आपसे पूछ ले कि एक संभव घटना की प्रायिकता तो कितनी होगी, एक होगी, या आपको ऐसे पूछ ले एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी तो एक होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 अपना, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का मान होगा। तो एक घड़ी की मिनट की जो सुई है उसके द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का मान कितना होगा, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये ऐसे, ठीक है। अब देखो एक घड़ी बनाई मैंने, ये घड़ी बना दी, ठीक है। इधर ऊपर ही ऊपर होते हैं अपने 12 बजे होते हैं, इधर होते हैं साइड में 3, और 12 के सामने होते हैं नीचे 6, और 3 के साइड में होते हैं सीधे कितने होते हैं 9। अब देखो 12 के बाद यहाँ आता है 1, यहाँ इधर आ जाएगा 2, 3 के बाद यहाँ 4, यहाँ 5, 6 के बाद 7, यहाँ 8, यहाँ 10 और ये 11, ठीक है। अब देखो यहाँ से समझना ये बीच में एक डंडा होता है अपना, मतलब बिंदु होता है। अब यहाँ से घड़ी है ना, ये मिनट की सुई है ना, ठीक है, ये मिनट की सुई है।
अब देखो यहाँ पे 12 से 1 के बीच में, देखो यहाँ इधर बना रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसको समझना। ये 12 बजे हुए हैं यहाँ पे 12, और इधर थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने ना, थोड़ा सा बड़ा सा 1 है ना। 12 से 1 के बीच में यहाँ पे कितने डिब्बे होंगे, तो 1 2 3 4 है ना, 5, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 1 डिब्बा, 2 डिब्बे, 3 डिब्बे, 4 डिब्बे और 5। तो ये 12 से 1 के बीच में कितने डिब्बे होंगे, 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5 बना दिए। अब देखो ये जो मिनट की सुई है ये 12 से 1 पे आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो कितना डिब्बा कवर करेगी वो, 1 डिब्बा। तो 1 डिब्बा कवर करेगी तो उसमें कितना मिनट हो जाएगा उसका, 1 मिनट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो घड़ी की जो मिनट की सुई है द्वारा 1 मिनट में रचित कोण कितना होगा उसका मान बताना होगा। अब देखो समझो, यहाँ से यहाँ तक आई वो तो कितने डिब्बे कवर किए, 1 डिब्बा कवर किया उसने जिसमें 1 मिनट हो गया उसका। अब देखो मुझे बताओ इसमें टोटल डिब्बे कितने हैं, तो आप बोलोगे कि 12 से 1 घंटे में 5 डिब्बे हैं, तो ये तो 12 घंटे हैं। तो 1 घंटे में 5 डिब्बे आ रहे हैं, तो 12 घंटे में कितने आएंगे, 60 डिब्बे, ठीक है। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, ये घड़ी की जो सुई है यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूमती है ना, पूरा एक चक्कर लगाती है, तो कितने डिग्री का कोण बनाती है वो, 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, 360। अब देखो सुनो, तो मैंने आपको बोला कि एक बिंदु को चारों तरफ घूमने पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का, ठीक है। अब अपने को पूछा है कि घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण, तो देखो 1 मिनट मतलब, 1 मिनट का मतलब 1 मिनट, मिनट है ना, 1 मिनट बराबर चलाओ 1 बॉक्स, कितना चला, 1 मिनट कवर करने में कितना बॉक्स की चलाओ, 1 बॉक्स है ना, ठीक है। तो 1 बॉक्स, तो मुझे बताओ कि वो पूरे एक पूरा चक्कर लगाने में कितने बॉक्स कवर कवर करेगा वो, तो पूरा एक चक्कर, एक चक्कर, चक्कर में है ना, टोटल बॉक्स, टोटल बॉक्स, ठीक है। तो वो आ जाएंगे अपने है ना, 12 घंटे और 1 घंटे में कितना है, 5 बॉक्स हैं, तो 12 पंजे 60 बॉक्स आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो अपनों को 1 मिनट में रचित कोण बनाना है, तो 1 मिनट में कितना चला, 1 बॉक्स, तो 1 बॉक्स बटे टोटल बॉक्स कितने, 60, और टोटल कितने डिग्री का कोण, एक चक्कर लगाए तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा वो, 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री से गुणा कर दो, ठीक है। देखो क्या करना है आपको, 1 मिनट में कितना चला वो, 1 बॉक्स, और टोटल बॉक्स कितने हैं, नीचे टोटल बॉक्स लिखने पड़ेंगे अपनों को, और पूरा देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा घूमेगा ही, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का। अब देखो इसको भाग दे दो, 0 से 0 कट गया, और 6, 36 में 6 का भाग दोगे तो 6 बचेगा, तो 6 डिग्री। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण कितने डिग्री का होगा, 6 मिनट, 6 डिग्री का है ना। 1 मिनट में बनाया गया कोण कितने का होगा, 6 डिग्री का। अब देखो यदि आपसे पूछे वो कि 5 डिग्री मतलब 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, देखो 5 मिनट की पूछे वो, आपसे पूछ ले कि घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित कोण कितना होगा। अब देखो 5 मिनट में मुझे बताओ कितने बॉक्स चलेगा वो, देखो 1 मिनट में 1 बॉक्स, 2 मिनट में 2 बॉक्स, 3 मिनट में 3, 4 में 4 और 5 में 5, तो 5 मिनट में चलेगा वो 5 बॉक्स, ठीक है। अब मुझे बताओ टोटल बॉक्स कितने हैं, तो आप बोलोगे 60 बॉक्स है, और एक पूरा चक्कर बनाने में कितने डिग्री का कोण लगता है, 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री से गुणा कर दो, तो 0 से 0 कट गया, 6 से 36 बार, और 5 को 6 से गुणा करें, 5 30 डिग्री। अब ऐसे आपसे पूछ ले वो कि मुझे बताओ कि 3 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 3 मिनट में है ना, तो आप क्या करोगे, 3 मिनट में कितने बॉक्स चला, 3 बॉक्स, तो 3 बटे टोटल बॉक्स कितने, 60 गुणा 360 डिग्री का कोण, एक पूरा चक्कर लगाए 360 डिग्री का कोण बनता है ना। तो 0 से 0, 6 कम 6, 6 6 36, 6 3 18, तो 3 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 18 डिग्री का। तो आप हर एक मिनट में कोण बता सकते हो, ठीक है। आपसे ऐसे पूछ ले 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 15/60 गुणा 360 कर दोगे। ऐसे 20 मिनट में पूछे, 25 मिनट में पूछे, आधे घंटे में पूछे, तो आधा घंटा कितने बॉक्स हो जाएंगे, तो आधे घंटे में देख लो 6 × 5 = 30, 30/60 × 360, तो आप हर एक क्वेश्चन इसको बता सकते हो। तो आई होप ये अपनों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक कर लिए ना, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।